और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से एक कहानी। सरकारी दफ्तरों में अपना काम करवाने के लिए अनेकों चक्कर काटने पड़ जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि इन चक्करों से बचने के लिए लोग घूस का सहारा लेते हैं और घूस देकर अपना काम जल्दी करवा लेते हैं। लेकिन ये घूस का चक्कर घूस लेने वाले शख्स के लिए कभी कभी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता है, जिससे बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हमारे देश में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है। श्री पन्नालाल शर्मा की कहानी दो दस्तखत इसी समस्या के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। आइए सुनते हैं ये कहानी, जिसका वाचन कर रहे हैं SM शरीफ। ठकार गुरुजी मेरे साथ वाले ऑफिस में रिकॉर्ड कीपर का काम करते हैं। उन्हें यहाँ काम करते हुए ठीक 25 वर्ष हो गए हैं। वे कहते हैं कि जब वे यहाँ काम करने आए तब उनकी माँ जिंदा थी और उनका विवाह हुए कुल 3 वर्ष हुए थे। उन दिनों की 30 रुपए तनख्वाह में तीनों आनंद में थे। ठकार गुरुजी की आंखों पर मोटी कांच का चश्मा रहता है। इस चश्मे से उन्होंने बहुत काम लिया है। चश्मे की एक कमानी की जगह तागा बंधा है। पहले उन्हें उस चश्मे से दिखाई पड़ता था, परंतु आजकल तो आंखों पर चश्मा होने पर भी उन्हें कागज पर अक्षर तैरते से नजर आते हैं। वे बूढ़े हो चुके हैं, उनका चश्मा भी बूढ़ा हो चुका है। ठकार गुरुजी ठीक 11 से 10 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाते हैं। पिछले सप्ताह जब बाबू सबकाल MA, जो अभी कॉलेज को नमस्कार करके आए हैं, उनके ऑफिस के हेड होकर आए तो ठकार गुरुजी को बहुत आनंद हुआ। किसी को देखकर आनंदित होने के लिए ठकार गुरुजी को उस व्यक्ति से पूर्ण परिचित होना आवश्यक नहीं। ऐसे समय वो केवल भावनाओं का सहारा लेते हैं। ठकार गुरुजी अपने ऑफिस के हेड सबकाल को पुत्र की भांति चाहते हैं, परंतु वो उन्हें असिस्टेंट के रूप में देखता है और किसी कागज के खोजने में देर होने पर उन पर उस कागज को 2 घंटे से खड़ा खड़ा क्या देख रहा है कहकर गरज उठता है। ऐसे वाकयात हर तीसरे चौथे दिन होते रहते हैं और जिस दिन ऐसा कुछ होता है उस दिन शाम को ठकार गुरुजी फुटपाथ पर अपनी छतरी लिए धीरे धीरे ना जाने किस विचार में घर लौटते हैं, जैसे उन्हें किसी ने कुछ चुराते हुए पकड़ लिया हो और बूढ़ा समझकर छोड़ दिया हो। ऐसे समय उन्हें देखकर लगता है कि सचमुच गरीबी अजीब यंत्र है, जिसमें आ जाने पर आदमी ना तो पिसता ही है ना छूटता ही है। ठकार गुरुजी को व्यसन के नाम पर 3 आने सप्ताह का खर्च है, अर्थात 1 तोला सुगनी का, परंतु आधे दिनों उनके पास डिबिया रहती है तो आधे दिनों नदारत। जिस दिन उन्हें सुगनी की डिबिया ऑफिस आते समय नहीं मिलती, उस दिन वे मेरे ऑफिस में 4 चक्कर अवश्य लगाते हैं। उनके और मेरे बीच सुगनी रेशमी डोर की तरह बंधी है। उस दिन वे आए तो मैंने जेब से डिबिया निकालकर उनके सामने रख दी। उन्होंने बगैर कुछ कहे चुटकी भरी और चल दिए। मैं सिर नीचा किए लिख रहा था, मैं काम में था, फिर भी इस तरह ठकार गुरुजी के चुपचाप चल देने से हिल गया, क्योंकि इतने दिनों के परिचय में बगैर कुछ बातचीत किए तुरंत चल पड़ने का उनका ये पहला ही अवसर था। मैंने पूछा, आज क्या कुछ गड़बड़ है? उन्होंने चलते हुए मामूली मुड़कर कहा, आज ऑफिस का मुआयना है, सुपरिटेंडेंट साहब आ रहे हैं और वो जो साहब बाहर खड़े हैं, एक नकल भी उन्हें बनाकर देनी है, अर्जेंट है। अपनी बात पूरी करने से पहले ठकार गुरुजी ऑफिस के बाहर रुके हुए सज्जन के साथ कुछ बोलते हुए चले गए। ठकार गुरुजी घंटे भर बाद फिर आए। मैंने उन्हें सुगनी दी, उन्होंने चुटकी भरी और चले गए। इसके बाद सांझ के 6 बजे तक वे नहीं आए
मैंने अपना काम समेटा, कागज बांधे, कल का काम निकाल कर रखा और बाहर निकला। ऑफिस के बड़े गेट के सामने वाले नीम के नीचे ठकार गुरुजी छाता लिए खड़े थे। मैंने उन्हें ऑफिस बंद होने के बाद यहाँ खड़े हुए इससे पहले कभी नहीं देखा था। थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, परंतु बाद में समझ गया और हाथ में सुगनी की डिबिया मैंने निकाल ली। उनके सामने डिबिया करते हुए मैंने पूछा, मुआयना कैसा रहा? उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और सुगनी भी नहीं ली। मैं कुछ क्रोध में आया, परंतु सोचा शायद मैं धीरे बोल रहा हूं। फिर पूछा, हो गया मुआयना? उनके होंठ फड़फड़ाए, परंतु शब्दों से पहले उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। मैं सन रह गया। फिर सोचकर बोला, ये ऑफिसर ऐसे ही होते हैं, ऐसा ना करें तो इतनी मोटी तनख्वाह इन्हें कैसे मिले? क्या रिमार्क दिया उन्होंने? बोलने की शक्ति बटोर कर उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं। मैं उत्तर सुनकर उलझन में पड़ गया। मैंने पूछा, तो क्या अभी मुआयना बाकी है? ठकार गुरुजी ने अंगोछे से आंसू पोंछते हुए कहा, हो गया। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैंने फिर पूछा, आखिर बात क्या है? वे बोले, चलिए बताता हूं। उनकी आंखों में फिर पानी तैर गया। मैं उनकी आंख से आंख मिला नहीं पा रहा था। ठकार गुरुजी ने कहा, आप जानते हैं कि मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, पूरा घर मेरे ही कंधों पर है, महंगाई और तंगी सिर पर है। मैंने कभी किसी से 1 पाई भी घूस। आगे वो बोल नहीं सके। मैंने कहा, कौन कहता है कि आपने घूस ली है? मैं क्रोध से लाल हो उठा, क्योंकि मैं जानता था कि ठकार गुरुजी को घूस लेने से घृणा हो ये बात नहीं है, लेकिन उन्होंने घूस से कभी 1 पाई सचमुच नहीं ली थी और इसका कारण थी उनकी 5 साल बाद मिलने वाली पेंशन की आशा। उन्हें मालूम था कि कहीं पकड़े गए तो नौकरी के साथ पेंशन भी जाएगी, जिसके सहारे उन्हें 5 साल बाद जीना है और लड़कों को पढ़ाना है। विश्वास के आधार पर दिए गए मेरे उत्तर को सुनकर ठकार गुरुजी कुछ सहम गए और अपने सूखे हुए मुंह को मेरी ओर करके उन्होंने कहा, बाबू, आज मैंने घूस ली है और आज ही पकड़ा गया हूं, अब क्या होगा? उनकी आंखों से आंसू फिर लुढ़कने लगे। कुछ देर तक हम दोनों चुपचाप चलते रहे। उनकी बात सुनकर मैं विचार शून्य हो गया था। उन्होंने फिर कहना शुरू किया, मैं जब पहली बार तुम्हारे पास सुंगनी लेने आया था, तब जो आदमी मेरे साथ था उसको एक केस की नकल चाहिए थी। मैंने उससे पहले कल आने को कहा, परंतु उसने मेरी जेब में एक 2 रुपए का नोट डालकर कहा कि आज नकल नहीं मिली तो वो मिट्टी में मिल जाएगा। मैंने उसकी नकल बनाने की बात उसकी प्रार्थना पर मान ली, लेकिन ना जाने क्यों जेब के 2 रुपए लौटा नहीं सका। मैं नकल बनाने बैठा तो क्या देखता हूं कि ऑफिस के हेड श्री सबकाल एमए उसी आदमी को हाथ पकड़कर मेरे सामने खींचकर ला रहे हैं। उन्होंने मेरे सामने आकर मुझे भला बुरा कहा और सारी घटना लिखकर उस पर मेरे और उस आदमी के दस्तखत ले लिए। ठकार गुरुजी की बात सुनकर मेरी धड़कन की गति बढ़ गई। मैंने कहा, एकदम बात इतनी बढ़ गई? आपने दस्तखत क्यों कर दिए? अब वो कागज किसके पास है? मैंने ठकार गुरुजी से प्रश्न तो पूछा, परंतु सोचा बेचारे बूढ़े आदमी को कैसे सांत्वना दिलाऊं। मैंने फिर कहा, कभी कभी लाख कोशिश करने पर भी साधारण सी सफलता नहीं मिलती और कभी मालूम तक न होते हुए भी हमारे काम बन जाते हैं। इसका कारण शायद यही है कि हमसे अधिक परिस्थिति ही कार्य करती है। सांत्वना के लिए कहे गए मेरे शब्दों को उन्होंने मानो सुना ही नहीं और कहने लगे, मेरी भी समझ में नहीं आता
कि ये सब कैसे हो गया, लेकिन मैंने दस्तखत कर दिए क्योंकि मैंने 2 रुपए लौटाए नहीं थे और अब वो कागज सुपरिटेंडेंट साहब के पास है। मैं बोला, क्या इतनी जल्दी श्री सपकाल ने वो कागज आगे भी बढ़ा दिया? मुझे तो पूरा षड्यंत्र नजर आता है। ठकार गुरुजी ने कहा, नहीं, सुपरिटेंडेंट साहब तो इस घटना के बाद मुआयने को आए थे, परंतु फाइल देखते समय उस कागज पर उनकी नजर पड़ गई और उन्होंने कागज निकालकर अपने साथ ले लिया, परंतु मुझसे वे कुछ बोले नहीं। हाँ, उन्होंने मुझ पर पूरी निगाह जरूर डाली थी। मैंने कहा, अब तो कोई रास्ता नजर नहीं आता, आप कल ऑफिस में उनसे मिलिए, मगर आदमी टेढ़ा जरूर है। ठकार गुरुजी का घर आ गया था, उनसे नमस्ते कर मैं चला गया। दूसरे दिन ऑफिस जाते समय उनके घर की ओर से निकला, आवाज दी तो उन्होंने अंदर बुला लिया। वो सुस्त बैठे थे। मैंने उनसे उठने को कहा। उन्होंने अपना छाता खूंटी से उतारा, मेरे हाथ में सुगनी की डिबिया थमाई। हम लोग दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि सुपरिटेंडेंट साहब का पियोन हाथ में लोकल डाक बुक लिए आ धमका। उसने कहा, बाबूजी, साहब ने ये पत्र कल शाम को आपको देने को कहा था, मैं भूल गया। पियोन अपनी बात पूरी भी न कर पाया था कि ठकार गुरुजी एकदम बैठ गए। मैंने पियोन के हाथ से डाक बुक लिया, उसमें से लिफाफा निकाला, अपनी पेन खोलकर ठकार गुरुजी के हाथ में देते हुए इशारे से उन्हें नंबर 13 के आगे दस्तखत करने को कहा। उन्होंने चुपचाप दस्तखत कर दिए। पियोन चला गया। मैंने वो लिफाफा जल्दी से पास की खिड़की के चौखट पर रख दिया। ना जाने क्यों वो लिफाफा हल्के बिजली के धक्के जैसा लग रहा था। चौखट पर से लिफाफा ठकार गुरुजी ने उठा लिया और दोनों घर में आ गए। कागज को खोलकर देखते ही, हे भगवान, ये कहकर वे फिर बैठ गए और कागज उनके हाथ से गिर पड़ा। मैंने उन्हें संभाला और एक हाथ में कागज उठाकर पढ़ने लगा। पहले कागज के नीचे नजर गई और वहां ठकार गुरुजी और उस आदमी के दस्तखत थे। मेरी आंखों के सामने सुपरिटेंडेंट का रोबीला चेहरा घूम गया और आंखों से आंसू गिर पड़े। अभी आपने सुनी श्री पन्नालाल शर्मा द्वारा रचित कहानी 2 दस्तखत। इसका वाचन कर रहे थे SM शरीफ। इस कार्यक्रम की कॉम्पेयर थी प्रीति कमल और प्रस्तुति थी रंगोली श्रीवास्तव की।